मैं एक नया नाम देता हूं कि ये एमएमसीएम भी हैं और उसकी फुल फॉर्म पर कहा कि मैं दो प्रदेशाध्यक्षों में आज फंसा हुआ हूं, एक राठौर साहब पुराने और दूसरे सुक्खू भाई। हम उन एहसान फरमोशों में तो है नहीं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की वीरभद्र सिंह आज नहीं है। भाई साहब, आप वीरभद्र सिंह जी का जिक्र हर जगह करते हैं और बाइज्जत करते हैं। क्या वो दौर आप भूल गए जब इसी शिमला में ये नारे लगे थे कि सुक्खू मुक्कू नहीं चलेंगे? नेता तो बदलने का अधिकार नहीं है। 2017 में जब क्षेत्रीय दल के गठन की बात आई थी, हमने अपना फुट डाउन कर दिया था। हमें किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि हम कहें कि जी हमने 2017 में भी पार्टी के प्रति वफा निभाई, या हमने जो है 2024 में भी निभाई। प्रदेशाध्यक्ष है, न संगठन है, न कोई कार्यकारिणी है। हाईकमान को जिसे भी बनाना है, लेकिन तत्काल फैसला कर लेना चाहिए। एक नारा चला था कि सुक्खू मुक्खू नहीं चलेंगे, तो अब सुक्खू और मुक्कू ही चल रहे हैं ना। किसकी कितनी हैसियत है, किसकी कितनी औकात है, किसका कितना रुतबा है, ये सब चीज़ें जो है चुनाव में तय होती हैं। चुनाव आएगा, आपको पता लग जाएगा। आप अभी से क्यों कल्प रहे हैं? मेरी मुकेश अग्निहोत्री की टिकट कैसे मिली थी? डे 1 पे मैं CPS बन गया था, उसमें भी कुछ लोगों को परेशानी हुई थी। मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का प्रतिमा जो है रिज मैदान पे लगनी चाहिए। आपकी ही सरकार ने पीछे कदम हटाया जब वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का नहीं, माननीय प्रियंका गांधी जी का, उन्होंने इसमें फैसला लिया। ये फैसला हाईकमांड का था या यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का था? जय बिहारी लाल खाची जी का जिक्र किया, मैडम स्टोक्स का जिक्र किया, और खुद को आप वीरभद्र सिंह जो थॉट और स्कूल ऑफ थॉट है उसका स्टूडेंट बताते। तो एक जो खिंचाव था रिश्तों में वो राजा साहब के साथ में था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हमने तो इस वीरभद्र सिंह का साथ नहीं देना, आपने इसी के साथ रहना, बढ़ना इसी ने है। 52 साली नौकरी, 52 साली, और 52 साल के ऊपर एक अंगूठा जो है वो आपके गले पर इंडिविजुअल रखा जाता है। मैं कितना बड़ा गुनाहगार हो गया उन लोगों का कि जब मैंने 52 साल की नौकरी की बात की थी। मैं ये तो कह नहीं रहा हूँ कि मैंने नहीं कहा था, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें नहीं करना है। आप ये भी नहीं कह सकते अब मेरे और मुख्यमंत्री के बीच में क्या बात होती है, ये आपको क्या पता? तो पता ही नहीं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन कोई मेरी इंटीग्रिटी पे कोई हाथ रखने की कोशिश करे तो वो हाथ नहीं मैं बर्दाश्त करता। अपने होते हैं या बेगाने? साथ दिया है किसने, क्या क्या साजिश रची, क्या षड्यंत्र थे, क्या क्या हकीकत थी। गाड़ियाँ तो आ जाएंगी, रूट बहुत सारे बंद कर दिए। नहीं, रूट में ऐसा है कि अब आपके सामने 24 नई वॉल्वो अभी आ रही हैं, तो थोड़ा समय था, लेकिन लोगों ने हाहाकार मचा दिया। लेकिन अगर ऊना में खनन माफिया, माइनिंग माफिया की बात करें और बल्क ड्रग पार्क की बात करें, बहुत सारे आरोप जो हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं। इसमें तो सेंट्रल सरकार का कोई रोल नजर नहीं आता। बट अब कोई आदमी उठ के जाए और कहे यहाँ बिजली कहाँ से आएगी, भाई दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपका काम नहीं है। एक इशू आ रहा है कि कैंसर बेल्ट बन जाएगी, जिस तरह से पंजाब में दूसरी कैंसर बेल्ट तैयार हो चुकी है। मेरे से ज्यादा कोई हितैषी है हरोली का, जो वहाँ लगातार जीत रहा है। जो चाहे आप जो है पूरी की पूरी अखबारें काली कर दो, आप चाहे सवेरे से शाम तक भंपू बजाओ, आप कोई भी बड़ा आदमी देखो और उस पर लूट करो, ये नहीं होगा। आपकी सरकार कहाँ सोई अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ लोगों को गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। खरोली में सब कुछ बन रहा है, मेरा सवाल है कि पूरे प्रदेश का क्या बन रहा है? अब आऊंगा मैं थोड़ी सी दुखती रग के ऊपर, आपके विभाग की बात करूंगा। जल शक्ति विभाग में जो आपने आउटसोर्स पे रखे थे, किसी को 5,000, 5,500 इस तरह की सैलरी है, वो भी नहीं मिल रही। 2027 में 68 गाड़ियां फिर दौड़ेंगी शिमला की तरफ को। वो फ्लीट कैसा रहेगा कांग्रेस का? जो हमारी पार्टी की गारंटीज हैं, उन गारंटीज के लिए तो मत लो पंगा। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं जो भी बोलूं, चाहे जो भी है, आई स्टिल स्टैंड बाय दोज गारंटीज। और उन सारे गारंटर आप थे? नहीं, सरकार तो एक दिन की भी काफी होती है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया शिमला में है। तो आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ बैठा हूँ यहाँ पर, और कुछ मुद्दों पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं जनता वाली बात पे आऊँगा कि जनता किस तरह से रिएक्ट करती है उन मुकेश अग्निहोत्री के लिए, जिस जनता ने मुकेश अग्निहोत्री पर उस दौर में भरोसा किया था जब सत्ता की जंग थी। तो भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। उप मुख्यमंत्री का दर्जा है, पर मैंने जनता की बात की, वहाँ पर एक नई आवाज़ आने शुरू होगी कि आप चुप मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद आगे
देखिए, जब हम विपक्ष में थे जी और लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जी तो हमें एक टास्क असाइन किया गया था कि हमें विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, कांग्रेस की सत्ता स्थापित करनी है। बिल्कुल। तो वो एक भूमिका थी। उस भूमिका का हमने निर्वहन किया और हमें इस बात की फ़ख्र है कि जो हाईकमान ने मुझे ड्यूटी असाइन की थी, हमने उस पर खरा उतरते हुए आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। अब मैं पहले शुरुआत करी थी चुप मुख्यमंत्री से, लेकिन इन्हें डिप्टी सीएम भी कहा जाता है, एक शॉर्ट फॉर्म में डीसीएम भी कहा जाता है, और मैं इन्हें एक नया नाम देता हूं कि ये एमएमसीएम भी हैं। और उसकी फुल फॉर्म कल जब मैं माल रोड पे था तो किसी व्यक्ति जो एक राजनीतिक जानकार है, उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री जो हैं वो मीठी मिर्ची वाले मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि पिछले कल ठियोग में जनसभा थी और इन्हीं का जो विभाग है उसके कार्यक्रम थे, वहाँ पर मुख्यमंत्री भी खुद थे। तो मुकेश भाई, वहाँ पर आपने जो सच में, जब मैंने उसकी बात सुनी और उसके बाद आपका वीडियो देखा, आपके हाव भाव भी अलग थे और बड़ी मीठी सी मिर्चें लगाई आपने वहाँ पे। नहीं, ऐसा देखिए, पहले तो आप जैसे कहते हैं कि आप चुप मुख्यमंत्री की उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं आप, और सवाल ये नहीं है जी। सवाल ये है कि जब आप किसी सत्ता से बंधे हुए हैं, जब आप एक पार्टी डिसिप्लिन में काम करते हैं, तब आपको एक डेकोरम, एक डिसिप्लिन में रहना होता है। सरकार में रहते हुए हम उसका निर्वहन करते हैं, तो भूमिकाएं अलग हैं। जी जी। जब सत्ता से बाहर थे जी, तब हमें जो भूमिका थी उसके अनुरूप हमने काम किया। आज हम सत्ता में हैं और उसमें रहते हुए डीसीएम के नाते जो मुझे व्यवहार रखना है, शिष्टाचार रखना है, जो वो उसके मुताबिक मैं काम करता हूँ। तो ये तो सिर्फ भूमिकाओं का बदलाव है, उसी के मुताबिक फैसले होते हैं। आप मेरे जवाब खा गए भाई साहब। मेरा ये पूछना था कि जब ठियोग में वो जनसभा चली हुई थी तो आपने बड़े एक अलग तरीके से उस माहौल को घुमाया। आपने उसमें स्वर्गीय JBL खाची जी का जिक्र भी किया, आपने मैडम विद्या स्टोक्स का भी जिक्र किया, आपने फिर ले देकर कहा कि मैं 2 प्रदेशाध्यक्षों में आज फंसा हुआ हूँ, एक राठौर साहब पुराने और दूसरे सुखू भाई। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि मैं वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट में पनपा हूँ और उसी से आगे बढ़ा हूँ। और वीरभद्र सिंह जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वो मेरे नेता थे और आज भी मैं उनके दिखाए हुए रास्ते जो है उसके मुताबिक हम काम करते हैं। पत्थर तो बहुत है जो भी हो, लेकिन ऐसा ना कि लीडर नहीं बदले जाते। वीरभद्र सिंह हमारे नेता थे, उनके साथ हमने लगभग 20 साल राजनीति में काम किया। उनके साथ मैंने CPS के नाते भी काम किया, उनके साथ मंत्री के नाते भी काम किया, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते भी काम किया और पार्टी में भी काम किया। तो इसलिए हम उन एहसान फरमोशों में तो है नहीं कि आप कहें कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि वीरभद्र सिंह आज नहीं है। तो भाई साहब, आप वीरभद्र सिंह जी का जिक्र हर जगह करते हैं और बाइज्जत करते हैं। क्या वो दौर आप भूल गए जब इसी शिमला में ये नारे लगे थे कि सुखू मुक्कू नहीं चलेंगे? नहीं, चलिए, ऐसा है ना, किसने क्या नारा कब लगाना है वो अलग बात है। वो लोकतंत्र में सबको अधिकार है जी, बोलने का भी और नारे लगाने का भी जी। लेकिन नेता तो बदलने का अधिकार नहीं है। नेता बदलने का अब सोनिया गांधी है मेरी आइडियोलॉजी की बात। सोनिया गांधी मेरी नेता है, डे 1 से मेरी नेता है। क्या मिल गया? मिला या ना मिला, मैं अगर 25 साल से लगातार विधानसभा के अंदर हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं दिया है, हरोली ने नहीं दिया। हरोली
तो मेरा कर्म स्थल है, मेरा धर्म स्थल है। जी, जी। हरोली के लिए तो मुझे करना ही है सब कुछ, लेकिन मेरी पहले टिकट से लेके आज दिन तक लगातार किसी भी पोजीशन पे रहा। उसमें हर व्यक्ति का कोई नेता होता है, तो मैं सोनिया गांधी जी को अपना नेता शुरुआत में, क्योंकि पहली टिकट उन्होंने मेरी क्लियर की थी और ऐसे वातावरण में की थी जबकि मुझे नहीं मिलनी थी। बिल्कुल, उन्हीं दिनों में भी दिल्ली में हाँ, तो मुझे मालूम है कि उन्होंने मेरी टिकट को कैसे मैच्योर किया और वीरभद्र सिंह जी ने मेरी जीत के लिए किस ढंग से प्रयास किए। तो इसलिए वीरभद्र सिंह जी। कोई पुराना इसी चीज़ से जुड़ा हुआ कोई किस्सा है सर, कि जैसे टिकट क्लियर होती हैं तो हम लोग यहाँ पे खबरें शुरू हो जाते हैं कि इसकी टिकट इसलिए मिली, इसकी टिकट इसलिए मिली, मुकेश अग्निहोत्री की टिकट कैसे मिली थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब मैं जब जो चैप्टर बीत गए और हम आगे बहुत आगे बढ़ गए, हम मैं डे 1 पे मैं CPS बन गया था। उसमें भी कुछ लोगों को परेशानी हुई थी। हाँ, हुई थी, बहुत ज़बरदस्त हुई। और उसके बाद फिर लोगों को ये था कि दूसरी बार नहीं जीतेगा, फिर हम दूसरी बार भी जीत गए, फिर हम तीसरी बार ये कैबिनेट मिनिस्टर बन गए और उसके बाद फिर हम लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, अब हम उप मुख्यमंत्री बन गए। अब इसलिए जो है, इसलिए मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का प्रतिमा जो है रिज मैदान पे लगनी चाहिए। आपकी ही सरकार ने पीछे कदम हटाया जब वीरभद्र सिंह फाउंडेशन का गठन हुआ? नहीं, देखिए वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के गठन एक अलग बात है, वो उनके परिवार को, उनके परिवार को फाउंडेशन चलानी है और उनका बहुत बड़ा इतिहास है, 50 साल का वीरभद्र सिंह का इतिहास है। तो लेकिन वीरभद्र सिंह के कद रुतबे को देखते हुए, और मैं आभारी हूँ माननीय प्रियंका गांधी जी का, उन्होंने इसमें फैसला लिया कि वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। वो लग चुकी है। और वो ये फैसला हाईकमांड का था या यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का था? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट तो फैसला इम्प्लीमेंट कर ही रही है। नहीं, ये कांग्रेस की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार है। एक बड़ा इल्यूजन सा है, ये कंफ्यूजन बोल कोई नहीं, कोई इसके विरोध में तो नहीं है कोई भी सरकार में। विक्रमादित्य सिंह का ये बयान क्यों हुआ है कि मेरे को थोड़ी सी भी जगह भी नहीं मिल रही? नहीं, चलो थोड़ा डिले हो गया, किसी काम में कोई डिले हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब रिज मैदान पे उनकी प्रतिमा लग रही है। डॉक्टर परमार जो है हिमाचल के निर्माता हैं, वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता हैं। दोनों नेता जो है, डॉक्टर परमार ना होते तो हिमाचल ना बनता, अगर वीरभद्र सिंह ना होते तो आज का प्रारूप हिमाचल का ना होता। तो इसलिए ये हमारे नेता हैं और दोनों की प्रतिमा रिज पे स्थापित होना कांग्रेस पार्टी के लिए फख्र की बात है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ। आप मेरे सवाल का जवाब जो था वो आप निकल जा रहे हैं कि जब आपने वहाँ पे जिक्र किया, जय बिहारी लाल खाची जी का जिक्र किया, मैडम स्टोक्स का जिक्र किया और ख़ुद को आप वीरभद्र सिंह जो स्कूल ऑफ थॉट है उसका स्टूडेंट बताते हैं, तो अगर मैडम स्टोक्स का देखा जाए, स्वर्गीय खाची साहब का देखा जाए, तो एक जो खिंचाव था रिश्तों में वो राजा साहब के साथ उनका रहा था। तो अब ऐसा लग रहा है कि मुकेश अग्निहोत्री उस तालमेल को बराबर करने में लगे हुए? नहीं, देखिए ऐसा है कि जय बिहारी लाल खाची का तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ जी। वो मैं इसलिए सम्मान करता हूँ, जब उनकी वीरभद्र सिंह जी से बिगाड़ हुआ, बहुत लंबा तो थोड़ियाँ दूरियाँ बनी और उनका वो गुस्सा थे, लेकिन लीडरशिप की उनमें क्वालिटी थी। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि बेटा हमने तो इस वीरभद्र सिंह का साथ नहीं देना, आपने इसी के साथ रहना, बढ़ना इसी ने। अच्छा, तो वो नेताओं में क्वालिटी थी कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ कोई छुपाव नहीं रखते। क्योंकि हमने तो खाची साहब के साथ उन्होंने बच्चों सा हमें प्यार दिया, बहुत बहुत सम्मान दिया हमें। थोड़े थोड़े अरसे के बाद वो खाने पे बुलाते रहते थे। और लेकिन मैं दिल्ली में था जब उनके साथ शनि टेम्पल को, मुझे फर्स्ट टाइम शनि टेम्पल दिल्ली का उन्होंने दिखाया। अच्छा। तो जब हम वहाँ पे गए और हम वापस आ रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि
देखो हम तो साथ नहीं है, लेकिन तुमने साथ रहना है। तो ये थी एक हाँ, चीज़, तो ये उनमें करेक्टर क्वालिटी। था। दूसरा ये है कि वो कॉपरेटर थे। बिल्कुल थे। हाँ, मिनिस्टर से ज़्यादा वो कोऑपरेटिव मूवमेंट को तवज्जो देते थे। उसमें उनको लगता था कि ये मूवमेंट देश का मूवमेंट है, बिल्कुल। इसको आगे चलाना है। तो डिफरेंट नेताओं में डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। तो वीरभद्र सिंह जी की अलहदा क्वालिटीज़ थी। और ऐसे तो होता नहीं कि हम कोई आदमी जो है पत्रकारिता से आया और 5 बार लगातार जीत रहे हैं। नहीं, आखिर कुछ ना कुछ तो उसको मार्गदर्शन हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो उसको आशीर्वाद कहीं से मिला होगा। ईश्वरीय आशीर्वाद एक तरफ होता है, लेकिन साथ में नेताओं के साथ जो है, जिन नेताओं से हमें आशीर्वाद नहीं मिला, मैं उनकी चर्चा आपके साथ वो करना नहीं चाहता, क्योंकि अब वो गॉन आर द डेज हैं, वो समय निकल गया। लेकिन जिनके साथ हमारा अच्छा रहा है, जिन्होंने हमारे साथ निभाई है, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी थे, वो चाहे हमारे खाची साहब थे, तो हमारे थे संबंध, हम आज भी उसके लिए खड़े हैं। बिल्कुल। अब बात प्रेजेंट सिनेरियो और एडमिनिस्ट्रेटिवली आऊँगा। आपकी ट्रोलिंग होती है बहुत ज़्यादा कि यही वो शख्स हैं जिन्होंने ये कहा था कि ठूंजा साली नौकरी ठूंजा साली, और ठूंजा साल के ऊपर एक अंगूठा जो है वो आपके गले पर इंडिविजुअल रखा जाता है। तो बड़का जी, आपको लगता नहीं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपने प्रॉमिस किए थे, लोगों ने उस वक्त मुकेश अग्निहोत्री की शक्ल देखी थी, मुकेश अग्निहोत्री अगर नॉन लीडर थे तो वो सारी चीज़ें थी, तो आपको थोड़ी सी कहीं ये नहीं लगती कि मैं कितना बड़ा गुनाहगार हो गया उन लोगों का कि जब मैंने 58 साल की नौकरी की बात की थी? नहीं, ऐसा है कि देखिए, मैंने पहले आपको कहा जी, जब हम एक व्यवस्था में काम करते हैं, जब हम एक सरकार में काम करते हैं, तो हम एक डिसिप्लिन में काम करते हैं। जी, मैं ये तो कह नहीं रहा हूँ कि मैंने नहीं कहा था, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमें नहीं करना है। मेरा जहाँ पे बस है, जी, जहाँ पे बस इन द सेंस, अब जैसे आप HRTC ले लीजिए। जी, HRTC में अभी हमने कंडक्टर रखे, 357 कंडक्टर रखे। हाँ जी, हमने कमीशन से रखे, 58 साल की नौकरी थी। कमीशन कब आज दिन तक कब कंडक्टर जो है कमीशन से रखे गए थे, कब वो 58 साल के रखे गए? कभी नहीं रखे गए। तो हमने जो कहा उसके मुताबिक ही काम किया। जी। अब सेकेंडली, जैसे जल शक्ति में भर्तियां हो रही हैं, जल शक्ति में भर्तियां जो हो रही हैं वो आउटसोर्स नहीं है। 5,000 लोगों की भर्ती जल शक्ति में चल रही है। ये लोग भी ठीक है, इनको अभी तनख्वाह कम मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में इनकी ये सब दिक्कतें दूर होंगी, और ये भी 58 साल तक चलेंगे। ये भी भर्ती जो है कोई ऐसी नहीं है कि आउटसोर्स भर्ती है या तो। और अभी बहुत जल्दी हम जिन लोग जल रक्षकों के 12 साल पूरे हो चुके हैं, और लगभग 1400-1500 लोग हैं ये, तो इनको हम करने के ताकि इनकी भी नौकरी 58 साल तक चलेगी। तो मेरे पास जो विभाग हैं, जो जिन पे मेरा नियंत्रण है, उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ। आपने लेकिन मतलब उस चीज़ को वो कर दिया कि वे एक बार लगोगे तो पक्के जाओगे, पक्के लगोगे। 58 साल हाँ, चलोगे। तो बाकी तो मंत्रीगण हैं, उनका सबका अपना अपना डोमेन है, सबके अपने अपने। तो यहाँ पे ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है भाई साहब? बड़का जी, एक तरफ आप दे रहे हो कि मैं चाहे जितने में आ रहा हूँ आप 58 साल की नौकरी करेंगे, बाकी विभागों में फिर ये मिसयूज नहीं है सर, जो यंग जनरेशन है उसका? देखिए, आप नौकरी सारे तो आपके जल जीवन में एडजस्ट नहीं होंगे, सारे तो आपके HRTC नहीं, पर ये कम भी तो नहीं है। नहीं, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ ये को। कम भी तो नहीं है, जो जिस ढंग से है। अभी काफ़ी हाफ द टर्म अभी पड़ी है, अभी भर्तियाँ चल रही हैं। तो हमारी कोशिश है। अब आप ये भी नहीं कह सकते, अब मेरे और मुख्यमंत्री के बीच में क्या बात होती है, ये आपको क्या पता? ये तो पता ही नहीं है। कि हमें तो ये लगता है कि आप दोनों की आपस में बातचीत ही नहीं होती। नहीं, तो आप तो ये चाहते हैं कि हम इसका चला के क्या डंडोरा पीटेंगे? एक सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में एक संबंध होते हैं, एक
अदब का संबंध होता है। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और कांग्रेस पार्टी के ने जो हमें समय समय पे भूमिकाएं दी उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और आपने ये स्पष्ट है, एक बात मैं आपको बता दूं जी, मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस का आदमी है और हमने पिछले ये जो 5 टर्म में इस बात को टाइम एंड अगेन साबित किया है। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे 2017 में एक क्षेत्रीय दल के गठन का, बिल्कुल मैं उसी चीज़ पे आने लगा था। आपने वहाँ पे मतलब उस वक्त भी आप चलिए आपके मुंह से सुना। नहीं, 2017 में जब क्षेत्रीय दल के गठन की बात आई थी हमने अपना फुट डाउन कर दिया था। आपने राज साहब को भी त्याग दिया था। नहीं, राज साहब से कहा जाए, राज साहब को त्याग नहीं दिया था हमने। वीरभद्र सिंह जी हमारे नेता थे और हमने उस समय भी बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आप ही पार्टी प्रेसिडेंट होंगे, आपको विद इन पार्टी लड़ाई लड़नी है। आप एक ताकतवर नेता हैं, आपको विद इन पार्टी लड़ाई लड़नी है। और आप उन्होंने लड़ी और उसके बाद जो है वो प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। अभी भी ऑपरेशन लोटस हुआ है 2024 में, ऑपरेशन लोटस हुआ, लेकिन कई लोगों को लगता होगा कि मुकेश अग्निहोत्री जो है नंबर 2 पे है, तो कई लोगों को ये दिमाग में होगा, लेकिन हमने ऑपरेशन लोटस को विफल करने के लिए पूरी ताकत लगाई। बिल्कुल। और मेरे तो घर में ट्रेजेडी हुई और उस ट्रेजेडी के बावजूद मैंने आके वोट डाले, अपना वोट डाला। और जो साथी हमसे रोके जा सकते थे, जिनमें जरा सा भी अंश भी लोगों ने प्रयास किए हों जिनके साथ, हमने सबको जो है कांग्रेस पार्टी में रहने के लिए जो है प्रेरित किया। इसलिए आज हमारी सरकार है। हमें किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि हम कहें कि जी हमने 2017 में भी पार्टी के प्रति वफा निभाई या हमने जो है 2024 में भी निभाई। ये हमारा जिम्मा है। जिस पार्टी ने के साथ, जिस विचारधारा से हम जुड़े हैं, जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उस पार्टी को कैसे इंटैक्ट रखना, उसके लिए हम काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन कोई मेरी इंटीग्रिटी पे कोई हाथ रखने की कोशिश करे तो वो हाथ नहीं मैं बर्दाश्त करता। इंटीग्रिटी पे आपकी हाथ रखने की कोशिश हुई कभी? नहीं, कई दफ़ा कुछ लोगों अपने होते हैं या बेगाने? नहीं, ऐसा है ना, राजनीति में यू नेवर नो कि कौन क्या लगा हुआ है, कौन जो है सही मायने में लगा है, कौन साजिश करने में लगा हुआ है, कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि हमारी जीवन जो है कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित है। हमें जीवन में बहुत मौके मिले। वो कभी जब मेरी किताब आएगी, किताब आ रही है, किताब आएगी, क्योंकि आखिर मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं अपने 25 साल के राजनीतिक कैरियर पे निश्चित तौर पे किताब लिखूँगा, किताब आएगी और उसमें किसने क्या क्या मेरे साथ निभाया है और किसने क्या क्या साथ दिया है, किसने क्या क्या साजिश रची, क्या षड्यंत्र थे, क्या क्या हकीकत थी, वो सारे उसमें आएंगे। लेकिन वो किताब तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। जब तक मैं सक्रिय राजनीति में हूँ तब तक वो किताब क्योंकि वो हकीकत से परे नहीं होगी। बिल्कुल। उसमें सब बातें होंगी। उसमें हमारा पत्रकारिता का जीवन क्या था, हमारा जो है राजनीतिक जीवन क्या है, हमने ईमानदारी से थॉट प्रोसेस, हमारा गांव की सेवा, गरीब की सेवा का जो है एजेंडा जो है ईमानदारी से चलाया है और समाज कल्याण के प्रति हम समर्पित हैं जी। और बहुत काम हमने ऐसे किए हैं जिसके लिए हमें फ़ख्र है। और कुछ हम अपने रास्ते पे चले हुए हैं। हमें इस बात की परवाह नहीं कि दूसरा हमारे बारे में क्या ओपिनियन बनाता है। हमें खुद सोचना है कि क्या
मैं सही हूँ कि नहीं, क्या मेरा काम सही है कि नहीं, क्या मेरा जो है लक्ष्य जो रखा है उस पे मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ, इसलिए हम अपने डिपार्टमेंट्स में आप देख रहे हैं बड़े बड़े काम जो हैं हमारे डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं। हमने उनको फोकस किया। आप तो चाहते होंगे कि यार मुकेश अग्निहोत्री से कुछ और बुलवा लें, लेकिन हमारा काम है, जैसे अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू में इस साल 1000 करोड़ रुपए की आमदनी दी है। ओके, 1000 करोड़ रुपए की आमदनी है। HRTC में चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन 2.5 साल में एक भी बार तनख्वाह और पेंशन नहीं टूटी है आज दिन तक। फिर क्यों रोकते हैं आपके HRTC नहीं, वो वाले? ठीक है, नहीं वो ठीक है, उनके अपने कुछ ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ने ये सुनिश्चित किया है कि हर महीने तनख्वाह मिले, हर महीने पेंशन मिले। 2.5 साल में उसमें एक भी बार ये नहीं हुआ है। अभी हम बसेस खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक भी खरीद रहे हैं, दूसरी बसेस भी खरीद रहे हैं, डीजल की बसेस भी 200-250 खरीद रहे हैं, टेम्पो ट्रैवलर भी खरीद रहे हैं। अब पीछे 5 साल को गाड़ियाँ नहीं खरीद हुई, तो इसलिए ये गवर्नमेंट सेक्टर है, इसमें हर चीज़ के टेंडर होने हैं, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो इसलिए आने वाले और 3-4-6 महीने के अंदर गाड़ियों की सारी कमी जो है दूर हो जाएगी। गाड़ियाँ तो आ जाएंगी, रूट बहुत सारे बंद कर दिए। नहीं, रूट में ऐसा है कि HRTC को सब लोग जो है किस नज़र से देखते हैं। सवाल ये है कि HRTC एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। आप जैसे साथी लोग बार बार कहते हैं HRTC घाटे में क्यों चल रहा है। अरे HRTC 50 साल से जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा कर रहा है, ये 50वां साल है। बिल्कुल, 5 लाख लोग रोज HRTC में सफ़र करते हैं। अब आप लॉजिक से भी बात समझो कि नंबर 1 जितने भी घाटे के रूट हैं वो सारे HRTC चलाती है। आपने बंद कर दिया घाटे का रूट? नहीं, सारे थोड़ी है, ये तो 6% है मुनाफे के। अच्छा, 6% मुनाफे के रूट हैं, बाकी तो 94% घाटे के हैं। अब उसके बाद जो है आपके पास रियायती सफ़र सारा HRTC के पास है, महिलाओं को 50% है, ऐसे 28-29 कैटेगरीज हैं। हमारे ड्राइवर कंडक्टर्स की जो है सैलरीज हैं या दूसरे लोगों का जो है, हम प्राइवेट की तरह तो नहीं पैसे देते, हम तो पूरा स्केल देते हैं। हमने OPS भी लागू की है, तो इसलिए हमें हमसे ये उम्मीद करना। HRTC वालों को तो OPS नहीं मिली शायद अभी? HRTC को मिली है OPS। अच्छा, नहीं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हैं। HRTC को OPS हमने लागू की है, तो HRTC को स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा समय लगेगा। अब जो रूट कुछ रूटों की बात होती है जी, जिनमें इनकम शून्य है, जिसमें इनकम ही नहीं है, जिसमें 10 रुपये भी इनकम नहीं है, तो उसके बारे में आखिर हमने लोगों को तनख्वाह नहीं देनी, तनख्वाह भी देनी है, पेंशन भी देनी है, और हमने टायर भी डलवाने हैं, हमने डीजल भी डलवाना है, हमने रिपेयर वर्कशॉपें भी चलानी है। तो उस नज़रिए से तो कोई देखेगा नहीं। वो तो अब आपके सामने 24 नई वॉल्वो अभी आ रही हैं। अच्छा, अभी हफ्ते भर में जो है आज 48 ड्राइवर हमने भेज दिए बेंगलोर में, हमारी 24 नई वॉल्वोस बन के आ रही हैं। तो थोड़ा समय था, लेकिन लोगों ने हाहाकार मचा दिया कि जी वॉल्वोस इनकी यहाँ खड़ी हो जा रही है। आपने भी मचाया था बीच में, है तो, लेकिन हम इस व्यवस्था में बहुत सुधार हो रहा है। तो इसलिए HRTC को सबको एक अब मेरी बस, अपनी बस, हिमाचल की बस, उस नज़रिए से देखना चाहिए। तो कि आखिर जिसमें 4-5 लाख लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं, तो हमारी कोशिश चल रही है कि ये, तो इसी ढंग से अगर हमारे पास रोपवे कॉरपोरेशन है तो आपके सामने हम कोशिश कर रहे हैं कि रोपवेज लगें। हम शिमला का रोपवे लगाने का कोशिश कर रहे हैं, हमारा उसमें एग्रीमेंट हुआ है। प्रदेश में दूसरी जगह का रोपवेज लगने की हो रही है। अभी आपके सामने रोपवे का तो आपके चिंतपूर्णी में भी विरोध हो रहा है। नहीं, अब देखिए ऐसा है कि विरोध करने वालों का अपना एजेंडा है।
समय कभी किसी प्रोजेक्ट के लिए समय आता है। अब वैष्णो देवी में रोपवे लग रहा है, आप मथुरा वृंदावन चले जाओ, वहाँ रोपवे लग गया। आप नैना देवी में रोपवे लगा हुआ है। अभी हमने जंजैली वाला ये सराज वाला जो रोपवे है हमारा बगलामुखी माता का, बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। ऐसे ही अभी बिजली महादेव को रोपवे लग रहा है। तो कुछ लोगों ने विरोध करना ही है, वो तो अब ये तो हमारा प्रयास है कि इस प्रदेश को जो इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के मोड हैं उसमें भी लाया जाए, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो, चाहे वो जो है ये रोपवे का है। अगर आप तो हम अपना प्रयास कर रहे हैं। तो इसी ढंग से आपके सामने अभी आपके सिंचाई में हमारी कांगड़ा की फीना सिंह योजना जो है 12 साल से रुकी हुई थी। हमने उसके 350 करोड़ रुपए की दरकार थी, हमने उसको कोशिश की, हमने उसको जो है सैंक्शन करवा लिया। कितना सैंक्शन हुआ? सारा पैसा सैंक्शन हो गया, सारा सैंक्शन हो गया, वो स्कीम बन के तैयार हो जाएगी। अब कुछ अच्छा ऐसे ही ऊना जिला के ये बीत एरिया इरीगेशन स्कीम है, 100 करोड़ रुपए की हमने सैंक्शन करा ली। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो मोदी जी ने दी, ये तो गडकरी जी ने दी, ये तो दूसरे ने दी। अरे भाई ठीक है, हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, हमें सैंक्शन हुई, लेकिन तुम्हारा तो उसमें कोई रोल नहीं है। तुम तो अपने समय पे नहीं ला सके। हम प्रयास कर रहे हैं, हम जाते हैं, हम बात करते हैं, हम डायलॉग करते हैं, हम अपना पक्ष रखते हैं, तार्किक तरीके से बात करते हैं, तभी जाके ये सैंक्शंस होती हैं। अब मेरे को हरोली से एक चीज़, बल्क ड्रग पार्क, वहाँ पे बहुत सारे विवाद खड़े हो रहे हैं, और मैं अभी थोड़ी देर पहले देख भी रहा था कि आप उसके लगे हुए थे कि इतने लोगों को रोजगार है, इतना का हुआ है। लेकिन अगर ऊना में खनन माफिया, माइनिंग माफिया की बात करें और बल्क ड्रग पार्क की बात करें, बहुत सारे आरोप जो हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं। इसमें तो सेंट्रल सरकार का कोई रोल नजर नहीं आता। नहीं, बल्क ड्रग पार्क किसने सैंक्शन किया है? केंद्र सरकार ने सैंक्शन किया। अब प्रधानमंत्री ने उसका फाउंडेशन स्टोन किया है। और उसके बाद जो है वो हरोली के इलाके में लगना, हरोली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। बिल्कुल। और उस बल्क ड्रग पार्क के लिए जो पहले ये था कि वो पूंजीपति बनाएगा, हमने कहा कि नहीं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाएगी। अब सवाल ये उठता है कि बल्क ड्रग पार्क की जो कल्पना हुई वो कहाँ से हुई कि चीन की डिपेंडेबिलिटी से हमें कम करनी है और देश में अपने उत्पादन बढ़ाना है। जब कोरोना आया तो उस काल में ऐसा महसूस हुआ कि हमारे पास जो है बल्क सप्लाई की कमी है। तो उस समय इस बारे में सोचा गया, देश में 3 ये बल्क ड्रग पार्क लगाने का फैसला हुआ। कोई स्टेट्स ने उसमें अप्लाई किया, 18 स्टेट्स ने कंपटीशन के बाद जो है 3 स्टेट्स को मिला, 3 में हिमाचल भी आया। हिमाचल में जो है हरोली में लगने का फैसला हुआ। हिमाचल में जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बॉर्डर पे लग रहा है। अब जो लोग 2400 करोड़ रुपए का जो बल्क ड्रग पार्क लगा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि यहाँ पानी कैसे पहुँचाना है, यहाँ पे बिजली कैसे पहुँचानी है, यहाँ पे जो है कि किस ढंग से जो है एनवायरनमेंट को कैसे ठीक रखना है। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है उसके लिए बड़े एक्सपर्ट्स बैठते हैं, माहिर बैठते हैं, वो जाके फैसला करते हैं। अब कोई आदमी उठ के जाए और कहे कि जी नहीं, यहाँ पानी कहाँ से आएगा, यहाँ बिजली कहाँ से आएगी, भाई दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपका काम नहीं है। ये जो लोग 2400 करोड़ रुपया खर्च रहे हैं, उन्होंने कुछ तो प्लान किया होगा। आई एग्रीड सर, बट वहाँ पे एक इशू आ रहा है कि कैंसर बेल्ट बन जाएगी, जिस तरह से पंजाब में दूसरी कैंसर बेल्ट तैयार हो चुकी हैं। कहाँ पे क्या ऐसा है कि किसी के कहने पे बन जाएगी क्या? वहाँ पे जब प्रोजेक्ट बन रहा है तो उस प्रोजेक्ट में जो है वेस्ट निकलने के लिए, उसकी डिस्पोजल के लिए क्या प्रोजेक्ट नहीं बने कि कोई ऐसा सोचे कि ऐसा है, मिस इन्फॉर्मेशन, दुष्प्रचार करके कुछ नहीं होता और कोई इंडिविजुअल लगे कोई। ये राष्ट्रहित के प्रोजेक्ट हैं, राष्ट्रहित के प्रोजेक्ट हैं। हम रहें ना रहें आज दिन, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे, ये कंट्री को तो राष्ट्रहित में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। और मेरे से ज़्यादा कोई हितैषी है हरोली का।
जो वहाँ लगातार जीत रहा है, जो होता है, 25% जीत रहा है वहाँ है। तो इसलिए कोई दुकान चलाने की कोशिश करे तो मैं किसी से जो है इन चीज़ों से बेपरवाह हूँ। मुझे कैसे इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, कैसे सुविधाएं काम करनी है, किस ढंग से जो है वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनको टैकल करना है, हम अपना करेंगे। बाकी ये यू आर एट लिबर्टी, आपका कुछ भी कहें। और माइनिंग में भी लीगल और इलीगल में फ़र्क होता है। क्या माइनिंग में भी लीगल और इलीगल, जो सरकार की परमिशन से माइनिंग होती है उसको आप लीगल माइनिंग कहेंगे। जिन्होंने एनवायरनमेंट क्लियरेंस ली हुई है, जो है रॉयल्टी दे रहे हैं, दे रहे हैं, जो CGST दे रहे हैं, जो इलाके के क्षेत्र के विकास के लिए पैसे दे रहे हैं, तो तरह तरह के जिन लोगों, उन लोगों को जो है एक बात मैं आपको बता दूं, फिरौती, रंगदारी, लूट बाजार, ये नहीं मैं चलने दूंगा। चाहे आप जो है पूरी की पूरी अखबारें काली कर दो, आप चाहे सवेरे से शाम तक भोंपू बजाओ खड़े होके, लेकिन इलाके में लोगों की लूट नहीं चलने दूंगा, इलाके में फिरौती नहीं होने दूंगा। कि आप जो है माइनिंग वालों की भी लूट करो, आप जो है बल्क ड्रग पार्क वालों की भी लूट करो, आप जो हैं सोने के व्यापारियों की भी लूट करो, आप होटलियर्स की भी लूट करो, आप कोई भी बड़ा आदमी देखो और उस पर लूट करो, ये नहीं होगा। सरकार का एहसास, सरकार की प्रेजेंस। आपकी सरकार कहाँ सोई है अगर ऐसा हो रहा है तो? नहीं, अगर किसी ने किया है, ये तो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं जो इश्यूज आपने उठाए हैं। क्या वहाँ पे कोई बैकअप है? वहाँ पे सरकार का बैकअप है किसी को? किसी का हो या ना हो, लेकिन मैं इतना आपको ये कह देता हूँ कि वहाँ पे फिरौती नहीं चलने देगा मुकेश अग्निहोत्री जी, लूट नहीं चलने देगा। हम अपनी जनता के लिए जिम्मेवार हैं, ज़िले के लिए जिम्मेवार हैं, इलाके के लोगों के लिए जिम्मेवार हैं। बाकी जिसके दिल में जो आता करें, कानून अपना काम करेगा और कानून ठोक बजा के करेगा। कुछ लोगों को गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए, दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि यहाँ पे रंगदारियाँ चलेंगी। यहाँ पे जो है ठीक है, बॉर्डर का इलाका है, हमने नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी और पूरी ताकत से छेड़ी है। 2 बार तो राज्यपाल साहब जाके आए हैं और हम चाहते हैं कि ये चिट्टे का प्रकोप जो है ख़त्म होना चाहिए जी। तो लगे हम, और कोई भी आदमी हो, जितना भी बड़ा हो, सशक्त हो, तो इसलिए अब मैं आपको बताऊं कि हम डेंजर लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं। हम राजनीति में उस मकाम पे पहुंचे हुए हैं जहां ना हमें कोई डरा सकता है, ना झुका सकता है, ना कोई हमारे को डिक्टेट कर सकता है। बिल्कुल, ये किसी में भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी प्रेस वाले में होनी चाहिए। आखिर अगर हम 25 साल का राजनीतिक कैरियर लेके चल रहे हैं और उसके पीछे अगर 25 साल का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस लेके चल रहे हैं, आज भी हमारा दामन जो है वैसे ही साफ है जैसा हम 25 साल पहले राजनीति में आए थे जी। तो इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल हम जिले के विकास के लिए, आज हरोली हल्का डेवलपमेंट का मॉडल है। अगर वहाँ हिमाचल का सबसे लंबा पुल बना, वहाँ बन रहा है, सेकंड पुल बन रहा है, पंडोका से त्यूड़ी दूसरा पुल बन रहा है, घालूवाल का तीसरा पुल बन रहा है, हरोली का पुल बन रहा है, उधर जो है चंदपुर का पुल बन रहा है, लड़लड़ी चंदपुर का पुल बन रहा है, नीचे चंदपुर में पुल बन के तैयार हुआ है, 3 डिग्री कॉलेज हो गए, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गए, एक जो है IIIT हो गया, फिर जो है आपका सेंट्रल स्कूल हो गया, लॉ कॉलेज वहाँ पे हो गया, नर्सिंग कॉलेज वहाँ पे हो गया है, और वहाँ पे आप कहीं आप पार्क देख रहे हैं, कहीं आप चौक देख रहे हैं, कहीं आप रेन शेल्टर देख रहे हैं, कहीं आप ITIs देख रहे हैं, और ये चीज़ें जो है ओवरनाइट तो नहीं बनी है। मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, बड़का जी बुरा मत मानना आप। खरोली में सब कुछ बन रहा है, मेरा सवाल है कि पूरे प्रदेश का क्या बन रहा है? इन्हीं बिंदुओं पर अगर बात की जाए तो नहीं, हर आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, प्रदेश में तो स्कूल बंद हो गए, ऐसा ना देखिए, हर आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करता है जी, और
मैं यहाँ पे अगर विधानसभा की चौखट 5 बार मैंने पार किया, वो तो मैंने हरोली की वजह से पार बिल्कुल की की है, कोई अब जो जिन लोगों को इस बात से तकलीफ हो जाती है, जिन लोगों को इस बात से दिक्कत है कि हरोली के बाहर भी गांव बसते हैं, शहर बसते हैं, जो लोग ये बात करते हैं, अरे भाई मैं तो यहाँ पे पहुंचा हूँ जिसने मुझे पहुंचाया है। बाकी पूरे प्रदेश के समान विकास करना जो बैंक में मेरे पास है हम कर रहे हैं। हज़ारों करोड़ रुपए की स्कीमें जो है पानी की बन रही हैं, सिंचाई की बन रही हैं, और जो है दूसरे बस अड्डे बन रहे हैं। अभी ढली का बस अड्डा कंप्लीट हुआ, कल ठियोग का उद्घाटन हुआ है। भाई मैं इन चीज़ों से सहमत हूँ कि वहाँ पे प्रोग्रेस दिख रही है, पर मेरा सवाल ये है, अब आऊँगा मैं थोड़ी सी दुखती रग के ऊपर, आपके विभाग की बात करूँगा। जल शक्ति विभाग में जो आपने आउटसोर्स पे रखे थे, किसी को 5,000 5,500 इस तरह की सैलरी है, वो भी नहीं मिल रही। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सैलरीज दी जाए। कई दफ़ा कम्युनिकेशन गैप रह जा रहा है। अच्छा जी। हमने जब बार मैंने कहा, परसों भी इंजीनियरिंग चीफ को बुलाया था कि भाई आप ये बताओ कि अखबारों में छप रहा है कहीं पे, और आप हमें जब लाते हैं आप कहते हैं कि जी हमने सबको तनख्वाह दे दी, तो आप, इसलिए मैंने 21 तारीख को मीटिंग रखी है। अच्छा। 21 को इसीलिए मैंने मीटिंग रखी है कि आप मेरे को स्पष्टता बताओ, किसी की तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए, जो मेहनत करके आया है बिल्कुल उसकी तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए, उनका पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। बड़का जी उसमें यह है कि इनको भी 15-15 20-20 किलोमीटर पे इनको ट्रांसफर कर देते हैं। अब वहां पर जाकर वो बच्चा क्या किराया खर्चेगा 5,000 में, क्या वो खाएगा, क्या कमाएगा? तो इन ऑफिसर्स को इतनी अक्ल नहीं है, इनको इतना विजन नहीं है। ऐसा है, कोई इंडिविजुअल केस कहीं पे हो जाए आइसोलेशन में, उससे आप पूरे डिपार्टमेंट का आकलन नहीं कर सकते। नहीं, मैं मान रहा हूं इस चीज को, पर जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है। लेकिन ऐसा है ना, अब ऐसे तो मैं देखता हूं कि एक आदमी ने डाला हुआ था कि HRTC की बस में छाता तान के जाना पड़ता है। अगर भाई कोई एक बस में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर 3,000 बसें चलाते हैं, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, अरे 650 नई बसें भी तो आ रही हैं, नई बसें आ रही, नई भी आएंगी तो कहेंगे नई गाड़ी हाँप गई, उसमें क्या है कहने के लिए? नहीं, इस बार एक थोड़ा सा मैं टोक रहा हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो कौन सा मिशन था भाई साहब जिसमें वो नीली बसें आई थी? आपने भी देखी होंगी, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा उस स्कीम का। तो उसकी इतनी लंबी बसें आ गई थी जिनका कहीं यूज़ नहीं हुआ, और इस बात की मैं इन्हें बधाई भी देना चाहूँगा मुकेश भाई को कि अब जो बसें आ रही हैं उनकी चाहे वो लाइन लेंथ है या फिर दूसरी चीज़ें हैं, वो उपयोगिता के लिहाज से बहुत बेहतर है। जी भाई साहब। ये देखिए, HRTC का बेड़ा 1800-2000 तक होता था। वो बसें क्योंकि मुफ्त में आई तो थोड़ा सा लालच हो गया। वो लोकल क्लस्टर बना दिया, तो जो है लालच हो गया तो उसको पूरे बेड़े में डाल दिया गया। अच्छा, और ले दे के बेड़ा बैठ गया। तो अब हम उससे निकल जाएंगे, काफ़ी। अब 15 साल पे बसें जो है हमें कंडम करनी होती हैं, कुछ उसमें निकलेंगी, कुछ जो है 9 लाख जो किलोमीटर चल गई हैं बसें उससे निकलेंगी, कुछ जो है किसी और फार्मूले में जो है हट रही हैं। तो ले दे के हमारा प्रयास चल रहा है कि हम एक अच्छा फ्लीट हिमाचल प्रदेश की बहुत बढ़िया फ्लीट है। अब 2027 में 68 गाड़ियां फिर दौड़ेंगी शिमला की तरफ को। वो फ्लीट कैसा रहेगा कांग्रेस का? कितनी गाड़ियां फेल होंगी, कितनी 68 गाड़ियों में से कितनी गाड़ियां फेल हो जाएंगी, कितनी विधानसभा विभिन्न क्षेत्रों से शिमला पहुंचेंगी आके? देखिए, ये तो आपका राजनीतिक सवाल है, जो राजनीतिक मसला है, और राजनीति में तो जो जीता वही सिकंदर। तब भी और हर आदमी को अपनी सर्वाइवल के लिए मेहनत करनी है। एज ए पार्टी मैं आपको इतना जरूर बोल देना चाहता हूँ, जो हमारी पार्टी की गारंटीज हैं उन गारंटीज के लिए मत लो पंगा। नहीं, मैं आपको मैं जो भी बोलूँ, चाहे जो भी है, I still stand by those guarantees. और उन सारे गारंटर आप थे? नहीं, जो भी है पार्टी ने जब एक बार कर दिया, वो 10 गारंटियां आपकी थी। ऐसा है, पार्टी की गारंटियां हम सब की गारंटियां, वो कैबिनेट की भी हैं, वो मुख्यमंत्री की भी हैं, उप मुख्यमंत्री की भी हैं। सरकार ने किस ढंग से उनको हमने आगे जो है
इम्प्लीमेंट कराना है। अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, हाफ द टाइम इज़ ओवर, हाँ आधा टाइम अभी वो कहते हमारे हैं पास कि ये है। 2.5 साल की चढ़ाई है, ऊपर वाली तरफ जा रहे हो, अब उतराई है ऐसे करके। नहीं, वो तो चलो राजनीति में तो कोई राजनीति तो सरकार तो एक दिन की भी काफ़ी होती है। वो अगर ये कहूँ कि मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री हैं तो भी काफ़ी हैं। बड़का जी, आपने चलते चलते एक बार फिर वो सारी चीज़ें अपनी तरफ को खींच ली, और वो भी उस दौर में जब आपके पास न प्रदेशाध्यक्ष है, न संगठन है, न कोई कार्यकारिणी है, आपके तमाम पद जो कार्यकर्ताओं के हिस्से में आते थे। नहीं, मैं मानता हूँ ये बड़का जी वो भी खाली हैं। 7 महीने से कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस हाईकमान, कौन है हाईकमान को जिसे भी बनाना है, लेकिन तत्काल फैसला कर लेना चाहिए। हाँ, बिना विदाउट ऑर्गेनाइजेशन हाईकमान नहीं कर रहा है या आपकी प्रदेश कांग्रेस नहीं होने दे रही? जो आप जैसे बड़े नेता हैं उन्होंने कोई अडंगा नहीं, डाला हमारा कोई अडंगा नहीं है। हमारी कोई जो है लालसा नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। हम चाहते हैं कि 7 महीने बहुत होते हैं विदाउट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस करनी चाहिए। कांग्रेस हाईकमान को हमसे जब भी पूछ रहे हैं, कांग्रेस प्रभारी भी पूछ रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी ऑर्गेनाइजेशन को इन प्लेस करें, ताकि हर जिला में अध्यक्ष लगे और हर जगह स्पोक्स पर्सन हो। पार्टी की बात जो पार्टी रखना चाहती है, वो बात जो सरकार रखना चाहती है, वो बातें जो है ग्राउंड में आए और आगे का सफ़र तय करने के लिए मास्टर प्लान बने। मैं एक बात मान के चलूं कि जो एक नारा चला था कि सुखू मुखू नहीं चलेंगे, तो अब सुखू और मुखू ही चल रहे हैं ना? नहीं, ऐसा है, देखो संगठन के मामले से जोड़ रहा हूँ मैं इस सवाल को। नहीं, ऐसा देखो, ऐसा है कि किसी के कहने से तो कुछ, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में किसी का भी जो है आकलन जो है वो चुनाव में होता है। बिल्कुल, किसकी कितनी हैसियत है, किसकी कितनी औकात है, किसका कितना रुतबा है, ये सब चीज़ें जो है चुनाव में तय होती हैं। चुनाव आएगा, आपको पता लग जाएगा। आप अभी से क्यों कल्प रहे हैं? मैंने क्यों कल्पना, पर चलो भाई, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। और एक बार फिर मुकेश अग्निहोत्री उस रूप में आ गए हैं। मैंने बोला था पहले कि चुप मुख्यमंत्री का जो दर्जा है, चाहे जनता दे रही हो, और इनकी शायद अपनी कुछ वैसी चीज़ें भी रही होंगी कि नहीं, चुप मुख्यमंत्री का मिल गया। लेकिन फिर वही आपने थोड़ी सी चीज़ नोट करी होगी कि मुकेश अग्निहोत्री एक बार फिर फ्रंट फुट पे आ गए, जिस तरह से सत्ता में आने से पहले जिस रोल में रहा करते थे, और बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। तो कि इन गारंटीज़ को पूरा करेंगे, तो ज़रूर बताइएगा कि क्या अब भी आप बड़का जी पर भरोसा करते हैं, और अपनी राय निष्पक्ष जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।